रणवीर प्रताप और अपने पापा के जाने के बाद टिया ने रणधीर को आवाज दी। टिया की आवाज सुनकर रणधीर बाहर निकल आया था। रणधीर शक्ति मौली को अपने शरीर से चिपटा कर खिड़की के पास खड़ा हुआ था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि ये लोग अंदर आ सकते हैं, इसलिए वो शक्ति मौली को लेकर बाहर भाग गया था। उसने शक्ति मौली को लाकर बिस्तर पर लिटा दिया था और जैसे ही उसने शक्ति मौली के गले में पड़े हुए राज्य रक्षक आदित्य के लॉकेट को खींचकर तोड़ने की कोशिश की कि उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। रणधीर सुदूर अंतरिक्ष में पहुंच गया था और उसके सामने उसे सारे ग्रह नाचते हुए नजर आ रहे थे। वो तेजी के साथ मंदाकिनी आकाश गंगा पार कर रहा था और दिव्यानी आकाश गंगा में मिराग ग्रह के सामने पहुंच गया था। रणधीर आश्चर्यजनक रूप से अपने सामने का नजारा देख रहा था। तभी उसके सामने से उसे सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ राज्य रक्षक के वेशभूषा में था और उसने अपने हाथ में एक तलवार ले रखी थी जिसमें नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। रणधीर आश्चर्यचकित होकर उसे देखता रह गया था। सिद्धार्थ, तुम यहां? रणधीर ने उससे सवाल किया, लेकिन सिद्धार्थ उसका जवाब देने के बजाय चलकर उसके पास आ गया था। सिद्धार्थ की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। रणधीर जिस सिद्धार्थ को जानता था, उसके सामने खड़ा सिद्धार्थ उस सिद्धार्थ से एकदम अलग था। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर रणधीर की हवा टाइट हो गई थी। क्या हुआ भाई? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? रणधीर ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने रणधीर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी तलवार को रणधीर के सामने झटक दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज्य रक्षक के टीके को हाथ लगाने की? इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार रणधीर के गले पर चला दी थी। जैसे ही सिद्धार्थ की तलवार रणधीर के गले पर चली कि रणधीर की चीख ही निकल गई थी और उसके बगल में खड़ी टिया एकदम से डर गई थी। रणधीर एकदम से पीछे हट गया था और उसने जल्दी से अपने गले के ऊपर हाथ लगाकर देखा तो पाया कि वो एकदम ठीक ठाक था। खुली आंखों से सपना? रणधीर ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। उसके पैर अभी तक कांप रहे थे। रणधीर का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। रणधीर की ये हालत देखकर टिया उसके पास आ गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि रणधीर इतना तेज चिल्लाया क्यों है। क्या हुआ रणधीर? टिया ने रणधीर से सवाल किया। मैंने सिद्धार्थ को देखा, उसने मुझे मारने की कोशिश की। रणधीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक दहशत सुनाई दे रही थी। तुम पागल हो गए हो क्या रणधीर? अब इसमें सिद्धार्थ कहां से आ गया? टिया ने रणधीर को डांटते हुए कहा। उसे लग रहा था कि रणधीर जानबूझकर फिजूल में सिद्धार्थ का नाम ले रहा है। अरे मैं सही कह रहा हूं यार, मैंने सिद्धार्थ को देखा। उसने राजसी कपड़े पहने हुए थे, जैसे हॉलीवुड के माइथो फिल्म की कास्ट पहनती है। उसने अपने हाथों में एक नीली रोशनी निकलने वाली तलवार ले रखी थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की। रणधीर टिया को समझाते हुए बोला। टिया को वैसे ही रणधीर के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने ये कहा कि सिद्धार्थ ने उसे मारने की कोशिश की, तो वो समझ गई कि रणधीर झूठ बोल रहा है और वो रणधीर की बात को इग्नोर करके फिर से शक्ति मौली के पास पहुंच गई थी। रणधीर कसमें खाते हुए टिया को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टिया को रणधीर की किसी भी बात का भरोसा नहीं हो रहा था। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो खुद उस लॉकेट को छूकर देख लो, रणधीर ने टिया से कहा। रणधीर के इतना कहने के बाद टिया ने अपना हाथ लॉकेट को पकड़ने के लिए बढ़ा दिया था। टिया का हाथ जैसे जैसे शक्ति मौली के गले पर पड़े लॉकेट की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे रणधीर की सांसें ऊपर की ओर भाग रही थी। टिया ने हाथ बढ़ाकर लॉकेट को पकड़ लिया था, लेकिन ये क्या, आश्चर्यजनक रूप से टिया के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। वो शांतिपूर्वक खड़ी रही और फिर रणधीर की ओर देखकर हंसते हुए बोली, फेंकने की हद होती है रणधीर। उसके बाद वो वहां से निकलकर चली गई थी। टिया के बाहर जाने के बाद रणधीर ने डरते हुए फिर से उस लॉकेट को टच किया था, लेकिन अब की बारी उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ था। ये सच में कोई वहम है, रणधीर ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और वो भी टिया को समझाने के लिए उसके पीछे चला गया था। इधर बुद्धा मार्शल आर्ट्स के कॉरिडोर में बैठे बीरेन के पास जब सिद्धार्थ का फोन आया तो उसने रिया का हालचाल जानने के लिए टीवी ऑन कर दिया था।
चूंकि रिया कोई छोटी मोटी शख्सियत तो थी नहीं, अगर उसे किसी भी तरह की समस्या होती तो वो खबर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह आनी थी। लेकिन टीवी पर सब कुछ शांत चल रहा था। बीरेन ने कई सारे चैनल बदल कर देखे, लेकिन किसी भी चैनल पर रिया से संबंधित कोई न्यूज नहीं चल रही थी। टीवी देखने के बाद बीरेन समझ गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मन की शांति के लिए उसने रिया माथुर के सेक्रेटरी अमन नायक का नंबर मिला दिया था। अमन का नंबर मिलाने के लिए उसने बुद्धा मार्शल आर्ट्स का ऑफिशियल नंबर यूज किया था। हाँ, कौन? अमन ने फोन उठाते हुए सवाल किया। अमन सर, मैं 24x7 न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। मुझे रिया मैम का इंटरव्यू लेना है। उन्होंने मुझे आज का टाइम दिया था। वीरेन ने अंधी झोंकते हुए कहा। 1 मिनट सर, आप लाइन पर रहिए, मैं रिया मैम से बात करके बताता हूँ। अमन ने बीरेन से कहा और वहीं बैठी रिया माथुर की ओर देखते हुए बोला, मैम, क्या आपने आज का इंटरव्यू शेड्यूल किया है? अमन का सवाल सुनकर रिया चिढ़ गई थी। यार अमन, मेरा सारा शेड्यूल तुम बनाते हो और ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। रिया की बात अमन के साथ फोन पर मौजूद बीरेन के कानों में सुनाई पड़ी थी। रिया की आवाज सुनने के बाद बीरेन को यकीन हो गया था कि रिया माथुर एकदम से ठीक ठाक है। हेलो, उनका कोई इंटरव्यू? अमन की बात पूरी करने से पहले ही बीरेन ने फोन काट दिया था। रिया के घर से निकलने के बाद अधूता रणधीर की घर की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि उसे कैसे भी करके हर हाल में सिद्धार्थ के बारे में जानकारी निकालनी है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसके लिए अधूता को बस रणधीर के घर तक पहुंचना था और फिर उसके बाद उसे शक्ति मौली मिल जाने वाला था। शक्ति मौली के मिलने के साथ साथ उसे राज्य रक्षक आदित्य का लॉकेट भी मिल जाने वाला था। और अगर अधूता के हाथों में एक बार वो लॉकेट लग जाता तो फिर उसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता था। जैसे जैसे अधूता के कदम रणधीर के घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे शक्ति मौली के गले से निकलने वाली काली रंग की रोशनी का रंग और गाढ़ा होता जा रहा था। और बाहर बैठे टिया और रणधीर इस बात से नावाकिफ थे कि उनकी तरफ कितनी बड़ी आफत आ रही है जो उनकी जान भी ले सकती है। इधर अधूता शक्ति मौली की तरफ बढ़ता जा रहा था और उधर अपने आश्रम में बैठे कुलगुरु विचित्रवीर के चेहरे का रंग भी काला पड़ता जा रहा था। चूंकि वो युवराज रुद्रदेव को मणि अस्त्र पहना चुके थे, इसलिए वो उनसे कोई बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी युवराज परमदेव को बुलाने का आदेश दे दिया था। उनका आदेश पाकर उनका एक सेवक भागकर राजमहल पहुंच गया था और कुछ ही देर के अंदर युवराज परमदेव अपनी मां अवंतिका और अपने खास मंत्री दामोदर के साथ वहां पहुंच गए थे। दामोदर को उनके साथ आया देखकर कुलगुरु विचित्रवीर की त्योरियां चढ़ गई थी। लेकिन चूंकि दामोदर भावी महाराज का खास था, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत कुलगुरु विचित्रवीर उसे कुछ नहीं कह सकते थे। कुलगुरु विचित्रवीर महारानी अवंतिका से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जिस महारानी अवंतिका को उन्होंने 1 महीने पहले ही युद्धबंदी और न जाने क्या क्या कहा था, आज वही महारानी अवंतिका राजमाता के हैसियत से उनके आश्रम में आई थी। क्या हुआ कुलगुरु, सब कुशल मंगल तो है? युवराज परमदेव ने सवाल किया। कुछ भी कुशल मंगल नहीं है युवराज परमदेव, राज्य के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। कुलगुरु विचित्रवीर ने युवराज परमदेव को जवाब देते हुए कहा। ये तो सब जानते हैं कि राज्य के ऊपर संकट मंडरा रहा है कुलगुरु, कोई नई खबर बताइए। युवराज परमदेव के कुछ बोलने से पहले मंत्री दामोदर ने अपनी आदत के अनुरूप कुलगुरु विचित्रवीर को टोकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कुलगुरु विचित्रवीर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था और कुलगुरु का लाल चेहरा देखकर युवराज परमदेव ने मंत्री दामोदर को चुप रहने का इशारा कर दिया था। क्या हुआ कुलगुरु, खुलकर बताइए। महारानी अवंतिका का सवाल सुनकर कुलगुरु विचित्रवीर ने कुछ कहा नहीं, बल्कि खड़े हो गए और पीछे घूमकर अपने पीठ पर पड़े हुए कपड़े को हटा दिया था। जैसे ही कुलगुरु विचित्रवीर ने वो कपड़ा हटाया कि उनकी पीठ देखकर युवराज परमदेव, महारानी अवंतिका, मंत्री दामोदर समेत वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। कुलगुरु विचित्रवीर की पीठ की चमड़ी पूरी तरह निकल गई थी और वहां का मांस कट कट कर नीचे गिरने लगा था। उनकी पीठ पर इतना ज्यादा घाव था कि उनकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। ये दृश्य देखकर
युवराज परमदेव पूरी तरह थर्रा गए थे। ये कैसे हो सकता है कुलगुरु? ये तो भारत के गायब होने के 9वें महीने में शुरू होना चाहिए था। अभी तो मात्र 1 महीना हुआ है। युवराज परमदेव ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरी शक्तियां कम होने लगी हैं युवराज। भारत के पीछे सिर्फ देवयानी और शक्तिमौली ही नहीं, बल्कि कोई और भी पड़ा हुआ है जो नहीं चाहता कि भारत यहां पर आए। हमें भारत को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना अगले कुछ महीनों या फिर यूं कहें कि अगले कुछ दिनों में ही ये राज्य तबाह हो जाएगा। कुलगुरु विचित्रवीर ने कहा। कुलगुरु विचित्रवीर की इस बात ने सभी के माथे पर पसीना ला दिया था, क्योंकि अगर युवराज रुद्रदेव नए ऊर्जा स्रोत के लिए अपनी बलि भी दे देते तो भी नया भारत मिलना मुश्किल था, क्योंकि नया ऊर्जा स्रोत तभी मिल सकता था जब पुराने ऊर्जा स्रोत को गायब हुए 3 महीने बीत जाएं। युवराज परमदेव अपनी मां अवंतिका और मंत्री दामोदर के साथ वहां से निकल चुके थे। अब उन्हें यह खबर युवराज रुद्रदेव तक भी पहुंचानी थी, जो भारत को ढूंढने जाने के लिए पूर्णिमा आने का इंतजार कर रहे थे। मंत्री दामोदर ने कुलगुरु विचित्रवीर की इस हालत के बारे में खबर फैला दी थी और राज्य की जनता को जैसे ही ये खबर मिली वो हलकान हो गई और वो राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी थी। ये खबर इंद्रनगर के आसपास मौजूद राज्यों में भी पहुंच गई थी और वो लोग अपनी अपनी सेना को तैयार करने लगे थे। सारे राज्य ये मान चुके थे कि जनता के दबाव में आकर अगर इंद्रनगर झुकता है तो उस पर उनका ही कब्जा होगा। बीरेन के फोन का इंतजार करते हुए अभिमन्यु के खेतों के पास टहल रहे गुरबचन का फोन बजा। फोन बीरेन का था। हाँ अंकल, गुरबचन ने फोन उठाते हुए कहा। सिद्धार्थ से बात कराओ, बीरेन ने कहा। और बीरेन की बात सुनकर गुरबचन फोन लेकर सिद्धार्थ को ढूंढने लगा था। तभी सिद्धार्थ उसे अपने से कुछ दूरी पर मौजूद एक पेड़ के नीचे सुस्ताता दिखाई दिया। सिद्धार्थ को वहां देखकर गुरबचन ने उसे आवाज देनी शुरू कर दी थी, लेकिन सिद्धार्थ ना तो गुरबचन को कोई जवाब दे रहा था और ना ही उसका शरीर कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। सिद्धार्थ से कोई जवाब ना पाकर गुरबचन एकदम से घबरा गया था और जब वो भागकर सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके पांव तले से जमीन ही खिसक गई थी। आखिर क्या हुआ है सिद्धार्थ के साथ? क्या सिद्धार्थ के ऊपर आ चुकी है कोई नई मुसीबत? क्या अधूता सफल हो जाएगा शक्तिमौली को ढूंढने में? और अगर हाँ, तो क्या इससे आएगी इंद्रनगर के ऊपर कोई नई आफत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।